हेलो। आज हम बात करेंगे कि क्या ईरान अमेरिका के सामने कभी झुक पाएगा या नहीं। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आया, कल ही एक न्यूज़ आया कि ईरान कन्फर्म्स दैट इट इज़ इन टॉक्स विद सऊदी अरेबिया। ईरान कंफर्म करता है, ईरान के ऑफिशियल कंफर्म करते हैं कि वो सऊदी अरेबिया से बातचीत कर रहा है। तो हालांकि एक देश दूसरे देश से हमेशा बातचीत करता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतना कवरेज क्यों दिया जा रहा है? ये अल मॉनिटर जो कि एक मिडिल ईस्ट का बहुत ही बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसने भी कवर किया है कि ईरान कन्फर्म टॉक्स विथ राइवल सऊदी अरेबिया। इसने राइवल वर्ड का यूज़ किया है। तो ये क्यों किया है, ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिर बीबीसी ने भी बताया है कि सऊदी अरेबिया रेडी फॉर टॉक्स विथ ईरान। ये काफ़ी पहले का, मतलब 10 दिन पहले का है। तो यह हम बात करेंगे कि ये जो अल मॉनिटर जो न्यूज़ आउटलेट था, इसने राइवल, जैसे ईरान का राइवल सऊदी अरेबिया, इसके लिए इसने क्यों यूज़ किया ये वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस आदमी के बारे में। तो ये हैं मोहम्मद बिन सलमान, और ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस मीन्स यहाँ वहाँ के सऊदी अरेबिया के युवराज हैं। वैसे वहाँ के रूलर तो इनके पापा हैं, किंग सलमान, बट इनके पिताजी के पास असली ताकत नहीं है। कही जाती है कि असली ताकत सऊदी अरबिया को रूल कोई करता है तो वो वहाँ क्राउन प्रिंस युवराज करते, क्योंकि इनके पिताजी 80+ हो चुके हैं, अब उनसे उतना काम नहीं हो पाता है। और ये काफ़ी यंग एज के, मीन्स ये 35 के एज के हैं। तो ये आराम से एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। तो पूरी सऊदी अरबिया को एक मॉडर्न स्टेट ये बनाना चाहते हैं, मॉडर्न मिलिट्री स्टेट भी ये बनाना चाहते हैं। इनका है कि मतलब कि सऊदी अरबिया एक मतलब हेजेमनी बने पूरी मिडिल ईस्ट में, और है भी, उसे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इसी में एक नेक्स्ट पिक्चर में आते हैं ये ये ईरान के क्लरिक हैं। ईरान के एक बहुत ही पावरफुल क्लरिक हैं, और वहाँ के एक सुप्रीम कमांडर है। इनको सुप्रीम लीडर भी कहा जाता है, सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, और इनका असली नाम अली खामनेई है। ये वहाँ के क्लरिक हैं। देखिए, ईरान को थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है। ऐसा मतलब देखिए, हर एक कंट्री का अपना एक रिलीजन होता है, बट और जिस कंट्री का रिलीजन नहीं होता है उसे सेकुलर कंट्री कहा जाता है। लेकिन जैसे बहुत सारे कंट्री होते हैं जिसका रिलीजन, जैसे ये सऊदी अरबिया का रिलीजन क्या है, तो इस्लाम है, सुन्नी इस्लाम। लेकिन देखिए, ईरान का केस अलग है। ईरान के केस में है कि वो उसका स्टेट रिलीजन तो है इस्लाम, लेकिन उसका जो सुप्रीम लीडर होगा वो कोई मतलब कि पार्लियामेंट से चुना हुआ आदमी नहीं होगा, वो कोई राजशाही का आदमी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि वहाँ के सिया जो ब्रांच ऑफ इस्लाम है, उससे संबंधित जो टॉप क्लरिक होगा, जो टॉप मतलब इस्लामिक स्कॉलर होगा, मौलवी होगा, वही वहाँ के सुप्रीम लीडर होगा। ऐसा ईरान में सिस्टम है। तो यही है वहाँ के मतलब सबसे पावरफुल अगर कोई ईरान में व्यक्ति है तो यही है अली खामनेई। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सऊदी अरबिया ने 2016 में अपना टाइज कट कर लिया था ईरान के साथ। मतलब बोला था कि सऊदी अरबिया बोला था कि अब हमको नहीं ये करना है, ईरान के साथ दोस्ती करना है। वैसे ईरान ने भी सबसे पहले बोला था कि उसी टाइम 2016 में ही कि हमको सऊदी अरबिया के साथ दोस्ती नहीं रखना है। वो क्यों? तो देखिए, यहाँ पर होता है कि देखिए, ईरान जो है वो एक शिया स्टेट है, और सऊदी अरबिया जो है वो एक सुन्नी स्टेट है। दोनों इस्लाम फेथ को बिलोंग करते हैं, बट ये सुन्नी ब्रांच ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है सऊदी अरबिया, और ये शिया ब्रांच ऑफ इस्लाम को। तो जो शिया क्लरिक थे, शिया जो एक बहुत बड़े मौलवी थे, उनको सऊदी अरबिया ने फांसी पर चढ़ा दिया था 2016 में। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ईरानियन बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे, और उसके जो एम्बेसी थे उसमें घुस गया था ईरानियन लोग। तो इसी के मतलब कि अपोजिट में, अगेंस्ट में, सऊदी अरबिया ने बोला कि हम अपना डिप्लोमेटिक टाइज ईरान के साथ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तो 2016 के बाद 2021 में फिर से बातचीत इन दोनों देशों के बीच शुरू हो चुका है। तो खैर, इन दोनों देशों का हम लोकेशन जान लेंगे। तो देखिए, ये दोनों देश आते हैं इस रीजन में, और इसे हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, या इसे हम अगर ऑफिशियली बोले तो इसे वेस्ट एशिया में हम कहते हैं, लेकिन पॉपुलरली नेम इस एरिया का मिडिल ईस्ट है। तो देखिए, यहाँ पर है ये सऊदी अरबिया और ये है ईरान। लेकिन सऊदी अरबिया का बॉर्डर ईरान से कभी नहीं मिलता है। इसके बीच में आ जाते हैं इराक आ जाता है, और पर्शियन गल्फ आ जाता है। लेकिन ये दोनों स्टेट
इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के साथ ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, तो वो मोस्टली आज के डेट में फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को। तो ईरान चाहता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं मुस्लिम वर्ल्ड में के डिसीज़न में। तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये सारा टॉक्स की शुरुआत होती है, सारा टॉक्स का शुरुआत तो अभी हुआ है ना, लेकिन थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में चलेंगे, थोड़ी सी हम पीछे चलेंगे हिस्ट्री में। तो 2000 आपको पता है कि 8 में वहाँ के एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं यूएस के, बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जो साहब होते हैं वो ईरान को देखिए, ईरान के साथ उनका टेंशन हमेशा से बना रहता है, मीन्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय से ही ईरान के साथ टेंशन बना रहता है। तो ये आते हैं और ये एक पीस डील बोलते हैं कि ईरान के साथ हमें एक पीस डील साइन करना है, हमको ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। तो इन्होंने 2015 में एक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील इन्होंने साइन किया। जिससे पूरी तरीके से अगर ऑफिशियली हम बोले तो JCPOA कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, बट इसका इनफॉर्मल नेम ईरान न्यूक्लियर डील है। तो हालांकि मैं बात करूँ तो ये असल में तो हुआ था दो कंट्रीज़ के बीच, एक यूएस के बीच और एक हुआ था ईरान के बीच। लेकिन देखिए, मैं आपको वर्ल्ड सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दो ही कंट्री करे, कोई भी चाहता है कि बहुत बड़ी जो पावर्स हैं, P5 नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, वो भी इस पीस डील का सम्मान करे, पार्टिसिपेशन उनका भी हो, तभी इस डील को एक मतलब कि अच्छा वैल्यू मिल पाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, लेकिन असल में ये डील तो साइन होता है यूएस और ईरान के बीच। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे जो नेशन थे वो बाराती बनकर गए थे इस पूरे डील में, क्योंकि इनका तो कुछ विशेष योगदान था नहीं। तो हालांकि ये है यूएस के उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी और अभी भी वहाँ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। असल में इन दोनों देशों के बीच का मामला था, लेकिन ये लोग जैसे ये चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये रशिया के सर्गेई लावरोव हैं, ये फ्रांस के हैं, और यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, मतलब P5+1 और यूरोपियन यूनियन को साथ लेकर के ये पूरा डील साइन किया गया था, जिसमें मैं बता दूं कि असल में आपको पता ही है कि ये पूरा केस ईरान और यूएस के बीच था। लेकिन ये सारे मेंबर जैसे चाइना हुए, रशिया हुए, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फिर से यूरोपियन यूनियन, ये सारे बाराती बनकर गए थे। हालांकि तो बाराती बनकर गए तो इन सबको बहुत ही मज़ा आया। देखिए, ये सारे कंट्री को खुश थे कि चलिए ईरान पर से सैंक्शन हट गया, यूएसए ने ईरान पर से सैंक्शन हटा दिया, अब ये लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, ईरान प्रॉफिट कमाएगा, सारे लोग खुश थे। सारे ये जितने भी बाराती देख रहे हैं, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रोन, उस समय ये लोग अपने कंट्री को हेड नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि जो भी उस समय थे, जैसे कि उस समय थे, यहाँ पर मैं बता दूँ तो फ्रांसवा ओलैंड थे जो कि फ्रांस को लीड कर रहे थे, और फिर डेविड कैमरन थे जो कि इंग्लैंड को लीड कर रहे थे। लेकिन पूरी तरीक़े से हर तरफ मज़ा था, जो बाराती गए थे वो पूरी तरीके से मज़ा कर रहे थे। लेकिन देखिए, उस पूरे डील में बोला गया था कि देखो भाई ईरान, तुम सब चीज़ करो, अपना न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सपना तुम 10 साल और आगे बढ़ा दो, मीन्स 10 साल तक तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन पाए। तुम सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए ही यूरेनियम को 3.67 तक इनरिचमेंट कर सकते हो। अब बाकी तुम्हारा जो भी होगा, न्यूक्लियर साइट होगा आपका, तो तुम्हारा जो भी जहाँ पर इनरिचमेंट होगा, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होगा, वो सबको चेक करेगा IAEA, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना। ये एक मतलब कि ऐसा बॉडी है जो कि चेक करता है कि कहाँ पर न्यूक्लियर का क्या काम चल रहा है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसा बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मतलब ये एक सिर्फ क्या मैं कैसे कहूँ कि ये सिर्फ एक मतलब कि एक स्पेशलाइजेशन हासिल किया सिर्फ न्यूक्लियर में, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं।
मैंने जैसा कि आपको मैप में बताया कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया भी होता है, जो कि ईरान का हमेशा ये ऐतिहासिक दुश्मन रहा है, और उससे भी सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये एक छोटा सा कंट्री इजराइल है। तो इन दोनों देश के जो लीडर थे ये सारे नाराज़ थे इस JCPOA से। ये ईरान के, ये सऊदी अरेबिया के लीडर है, और ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो आज भी इजराइल को लीड करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उस समय बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और जितना भी JCPOA डील हुआ कि आप क्यों मतलब ईरान को इतना छूट दे रहे हैं, उस पर से आप इतना सैंक्शन क्यों हटा रहे हैं, वो अब इनको शक था कि वो पैसा कमाएगा इस बीच और बाद में न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। तो ये लोग काफ़ी नाखुश था। लेकिन फिर बाद में इनकी मदद करने के लिए, इनका हेल्प करने के लिए, सच कहूँ तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप भगवान की शक्ल में आ जाते हैं। सचमुच में इनका हेल्प करने के लिए, इनकी गम को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में आ जाते हैं। फिर होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं, और 8 मई 2008 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि JCPOA यानी जो कि ईरान न्यूक्लियर डील है उसे अब यूएस नहीं मानता, और उसे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन करते हैं, और अपने दोनों दोस्तों को खुश करते हैं। इनका दोनों दोस्त कौन करीबी है इस पूरे रीजन में? सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल। फिर से मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ जिससे कि आप अच्छे समझे। तो ये दोनों दोस्त इनके खुश हो जाते हैं, वो चाहे इजराइल हो, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, इजराइल अनरिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट है, इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन ये हमेशा से ईरान का विरोध करता आ रहा है, क्योंकि ईरान बोलता है कि नो, आप एक मतलब कि पैलेस्टीन के ज़मीन पर आप ज़बरदस्ती अपना एक स्टेट बनाए हुआ, और मैं आपको, ईरान बोलता है कि हम आपको कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, मतलब ईरान कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा इजराइल को। तो इजराइल चाहता है कि भाई अगर ईरान मजबूत हो गया तब तो वो इसका अस्तित्व मिटा देगा, और सऊदी अरेबिया बोलता है कि अगर ईरान थोड़ा सा भी मजबूत हुआ तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट ईरान करेगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसलिए दोनों ईरान के पक्के दुश्मन हैं। तो इसलिए दोनों खुश हो गए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आए और इस पूरे डील से बाहर निकल गए, और फिर से ईरान पर सैंक्शन लगेगा। तो देखिए, जब ये डील साइन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट कोई था, तो वो थे ये भाई साहब जो बिडेन, जो आज यूएस प्रेसिडेंट है। वो पिक्चर में आ जाते हैं फिर से, वहाँ पर फिर से मतलब एक फिल्म यू टर्न लेता है, और वहाँ पर फिर से जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव जीत जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हरा देते हैं 2020 में, और फिर से ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं फिर से, ये अपना चुनावी वादा करते हैं, बोलते हैं कि मैं JCPOA में फिर से वापस आऊँगा और ईरान से सैंक्शन हटा लूँगा, और लेकिन मैं ईरान को बोलूँगा कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे आप कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दो। तो इस बीच जैसे ही इनका ये इलेक्शन होता है, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही मतलब भयानक काम कर दिया था। जैसे कि वहाँ के ईरान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाते हैं, मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनकी कत्ल करवा देता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज़राइल के द्वारा। तो वहाँ के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं, मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनका कत्ल हो जाता है। फिर से मैं बता दूं कि वहाँ के ये कासिम सुलेमानी जो होते हैं, वहाँ के मतलब कि बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर होते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का जो फॉरेन ब्रांच है, उसे कुड्स फोर्स कहा जाता है। आप इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं कि रॉ टाइप का, तो रॉ टाइप के उसके हेड ये होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अली खामनेई के बाद अगर कोई ईरान में सबसे पावरफुल था और अली खामनेई के बाद वहाँ पर सुप्रीम लीडर बनने वाला है, तो वो कासिम सुलेमानी थे। और इनका भी कत्ल करवा देता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरी ऑफिशियली आते हैं कैमरा के सामने, ऑन कैमरा, और बड़े गर्व से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने इस आदमी का कत्ल करवा दिया। क्यों ये आदमी का कत्ल करवा दिया? क्योंकि ये ईरान के इंटरेस्ट को बढ़ा रहा था, और सऊदी अरबिया और
और पूरी तरीक़ा से इज़राइल के इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में काफ़ी मतलब कि चैलेंज, काफ़ी मतलब कि उसको मतलब झटका दे रहा था इज़राइल को। इज़राइल के मतलब कि आँखों का ये मतलब पूरी आँखों में गड़ रहा था, सऊदी अरबिया एडमिनिस्ट्रेशन के आँख में गड़ रहा था, तो इज़राइल ने इनको मार दिया। हालांकि बोल सकते हैं इज़राइल और फिर से सऊदी अरबिया का एक मतलब जॉइंट प्लान हो सकता है इनको मारने में, और फिर से मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारने में, ताकि ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पीछे चले जाए। तो फिर से अब हम बात करते हैं पिक्चर में कि खैर ये भी सऊदी अरबिया को भी लगा हुआ कि हम हमेशा कन्फ्रंटेशन के मोड में नहीं हो सकते हैं, हमें पीस चाहिए। हमें अगर दोनों आदमी का अगर अस्तित्व बनाना है तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बात करने आ जाता है, वो ऑफ़र देता है सऊदी ईरान के साथ कि हम बात करना चाहते हैं। तो फिर से बात करना चाहते हैं, तो आप भी सोचिए कि ऐसा कैसे हो जाता है कि मतलब सऊदी अरेबिया एक बाइक आता है जो उसका राइवल होता है, एक बाइक बोलता है कि मुझे ईरान से बात करना है। तो देखिए ये कुल मिलाकर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पेंटागन मीन्स यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। ये वहाँ पर यूएस के असली जो ताकतवर लोग होते हैं वो असली में यहीं रहते हैं, पेंटागन। मैं ये पूरी तरीके से जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि पेंटागन बहुत ही पावरफुल है, और ये ऑर्डर दिया होगा सऊदी अरेबिया को कि जाओ ईरान से बात करो। भाई मैं बात करूँगा तो ऐसा होगा कि भाई बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा पावरफुल सुपर पावर नेशन बात कर रहा है एक रीजनल पावर के साथ, ईरान के साथ, तो वो काफ़ी लगेगा कि अरे यार ढीलापन आ रहा है, तो तुम जाओ बात करो। तो यूएस पेंटागन बोला होगा कि जाओ बात करो, तो बात करो। और फिर से किससे बात करो, तो असल मायने में देखिए, मैं आपको पहले ही वीडियो का शुरुआत में मैंने बोला कि ईरान में प्रेसिडेंट भी होता है, ईरान में स्पीकर भी होता है, ईरान में चीफ जस्टिस भी होता है, ईरान में सब चीज़ होता है, जैसे हर एक कंट्री में होता है, चुनाव एवरीथिंग होता है। इन असल में ताकत किसी के पास होता है जिसे इलेक्शन के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो वो वहाँ के सुप्रीम लीडर होते हैं, और वो वहाँ के सुप्रीम क्लरिक होते हैं, जो वहाँ के मौलवी होते हैं, और वो हैं आज के डेट में अली खामनेई। और ईरान में जब रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, उसके बाद से वहाँ पर दो ही ऐसे हुए हैं, जैसे एक हुए हैं आयतुल्ला खामनेई और दूसरे हुए हैं अली खामनेई, ये व्यक्ति हैं। तो इनको आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और समझिएगा। हालांकि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, तो बस नाम के प्रेसिडेंट है, हालांकि कुछ पावर उनके पास है नहीं, असल में टोटल पावर इनके पास था। और उसके बाद से मैंने बताया कि कासिम सुलेमानी के पास था, जो कि कुड्स फोर्स के कमांडर थे। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा थॉट एनालिसिस कैसा लगा मिडिल ईस्ट के मतलब पॉलिटिक्स पर, सो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है, एकदम रुक गया है। सो प्लीज़ हेल्प मी।